हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए क्लेवर स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री से चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आप पहले चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप चैप्टर 2 को कंटिन्यू करें। तो चलिए देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद जो है वो कैसे आया, लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जो है वो कैसे जागी। तो भारत में राष्ट्रवाद को आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रवाद इतिहास को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए ना ये बहुत ही बड़ा रूप हो सकता है भारत के राष्ट्रवाद को समझना। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भारत था वो ना अंग्रेजी शासन से पहले क्या होता था। जो भारत था वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और विकसित हुआ करता था, राइट। जब तक अंग्रेजों का शासन नहीं था भारत में, तब तक जो भारत था वो बहुत ही ज्यादा विकसित और शक्तिशाली देश हुआ करता था, राइट। इसको हम सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को, है ना। जैसे कि हम सभी को पता है। और उस समय क्या हुआ था, उस समय क्या होता था, जिस समय जब तक अंग्रेजी शासन नहीं आया था भारत में, तब तक क्या था कि जो भारत था ना उस पर गुप्त साम्राज्य होते थे। जो कि दिल्ली सल्तनत हुआ करता था, जो दिल्ली है वो सल्तनत में हुआ करता था। और कई ऐसे गुप्त शासक भी हुआ करते थे जिनका शासन हुआ करता था, राइट। जैसे सल्तनत के साथ साथ कई ऐसे अन्य शासक हुआ करते थे जिनका भारत पर शासन हुआ करता था। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब क्या हुआ, जो भारत है ना उसमें बड़ी उन्होंने क्या किया, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी तब तक जो भारत था उस पर संतुलन हुआ करता था, शासकों का शासन हुआ करता था। और उस टाइम तक क्या होता था कि जो भारत है वो बहुत विकसित देश हुआ करता था, शक्तिशाली देश हुआ करता था, राइट। परंतु जैसे ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी बिजनेस के पर्पज से, पर उसने क्या किया, धीरे धीरे ना उसने अपनी आर्मी को बढ़ाने लग गया। ठीक है। और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसने अपनी आर्मी इतनी ज्यादा बढ़ा ली, अपना ताकत उसने इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार था उसने ना धीरे धीरे करके पूरे भारत पर ही अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। एक एक करके धीरे धीरे कर करके उसने क्या किया, पूरे भारत पर ही कब्जा जमा लिया, जैसा कि आप सभी को पता है, राइट। तो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। जो राष्ट्रवाद है वो होता क्या है, तो जो राष्ट्रवाद है ना वो एक तरह का प्रेम की भावना कह लीजिए। ये अपने राष्ट्र के प्रति ना प्रेम की भावना होती है। तो अगर मैं सीधी बात लैंग्वेज में बात करूं, सीधे लाइन में, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को दिखाना। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक देश है, उसमें जितने भी लोग हैं उनके अंदर अपने देश के प्रति भावना आ जाती है, प्रेम की और एकता की भावना आ जाती है। और वो सभी ना भले ही अलग कास्ट के हों, अलग भाषा बोलते हो, पर उन सभी के अंदर अगर एक समान चेतना आ जाती है, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ना, इस इसमें क्या होता है, जब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आता है, तो जो लोग होते हैं ना उनमें समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। भले ही वो किसी भी जाति से आते हो, किसी भी लैंग्वेज को वो बोलते हो, परंतु उनके अंदर ना जितनी भी ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक है ना, वो विरासत साझा रूप से आ जाती है। और कई बार जो लोग होते हैं ना, जैसे कि मैंने अभी बताया, कई विभिन्न अलग अलग तरह के भाषाई समूह के होते हैं। जैसे कि भारत है, भारत में क्या है, इतने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, हर हर 1 किलोमीटर के बाद आपको दूसरा लैंग्वेज सुनने को मिल सकता है, राइट। तो ऐसे होता है कि जब लोगों के अंदर अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, धर्म होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो राष्ट्र के प्रति प्रेम की जो भावना होती है उनको वो ना एक सूत्र में बांधे रखती है। उन सभी लोगों को जो प्रेम की भावना है राष्ट्र के प्रति, वो उनको एक सूत्र में बांधे रखती है। तो वही चीज होती है हमारी राष्ट्रवाद। ठीक है। और अगर मैं राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कारक की बात करूं, तो जैसे कि हमने यूनिट 1 में देखा था, चैप्टर 1 में, कि यूरोप में जो राष्ट्र है, राष्ट्र राज्यों के जब उदय हुआ उससे जुड़ा था कि किस प्रकार यूरोप के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद आया, राष्ट्रवाद की भावना आई, है ना। तो इन सभी चीजों का जो यूरोप में राष्ट्र राज्य का भावना हुआ, उदय हुआ, तो वही जो था वो राष्ट्रवाद के जन्म का कारक था। ठीक है। और अगर मैं भारत और वियतनाम जैसे देशों की बात करूं, उपनिवेशों की, तो यहाँ पे क्या, जब उपनिवेशवाद आया, तो और उनके जो उपनिवेशवाद आया और उनके खिलाफ में जब विरोधी आंदोलन हुए, तब क्या हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर यहाँ तक हो रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो भारत है
उसमें राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसके पनपने के क्या कारक थे? ऐसे कौन से कारक थे कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई लोगों के अंदर? तो सबसे पहले जैसे साहित्य, लोक कथाएँ, उस समय क्या होता था ना, लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या होता था, लोक कथाओं कथाओं के द्वारा बताते थे, गीतों के द्वारा अपना गीत गाकर, और जो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। और उस समय क्या हुआ था, ये जो सारी चीजें थी, इनसे क्या हुआ, जो राष्ट्रवाद था उसका धीरे धीरे करके प्रसार होने लगा। और जो भारत माता की छवि उस समय जब बनी थी, तो वो जो भारत माता की छवि थी ना, उसने भी रूप ले लिया था लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में, ठीक है। और जो लोक कथाएं हो रही थी, और जो राष्ट्रीय पहचान और जो चिन्ह और जो प्रतीक बन रहे थे, वो क्या थे, वो जागरूकता दिखा रहे थे लोगों के अंदर। और जो हमारा झंडा था, उसने भी इतिहास की पुनर्व्याख्या करी। और सबसे महत्वपूर्ण कि जब पहला विश्व युद्ध होता है, और उसी के साथ साथ जब खिलाफत आंदोलन होता है, उनके खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं, और जब असहयोग आंदोलन होता है, उनका सहयोग नहीं किया जाता है, तो ये सभी आंदोलन भी मिलके क्या करते हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पैदा करते हैं। तो ये सभी कारक क्या हैं, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के कारक हैं ये, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और जब युद्ध हुआ तो उसके पश्चात की जो परिस्थितियां थी, वो कैसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले जब युद्ध होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो रक्षा संबंधी खर्चे होते हैं उसमें बढ़ोतरी हो जाता है, क्योंकि ना जब युद्ध होता है तो उस समय अपने प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए और भी हथियार वगैरह की जरूरत पड़ती है ना। तो उसमें क्या हुआ, बहुत अधिक खर्च हुआ। उसमें उसके उस चीज में सबसे ज्यादा खर्च की बढ़ोतरी हुई, है ना। और इसी के साथ क्या हुआ, जो ये जो सारे खर्च हो रहे थे, इनको पूरा करने के लिए क्या हुआ, जो कर्जे लिए गए थे और जो टैक्स थे, उनको बढ़ा दिया गया। उनको कर्जे लिए गए, जो ये सारे जो हमारे खर्चे बढ़ रहे थे, उनको पूरा करने के लिए क्या किया गया उस टाइम, कि जो कर्जे लिए गए अलग अलग जगहों से, और जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया गया। और जो अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए जो कस्टम ड्यूटी हुआ करती थी, और जो इनकम टैक्स हुआ करता था, उसको भी बढ़ाना पड़ा। तो इन सभी से क्या हुआ, खासकर जो आम लोग थे ना, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। और युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद जब जो अलग नए साल आ रहे थे, युद्ध के बाद के वर्षों में चीजों की ना कीमतें भी बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय कई ऐसे फसल भी बर्बाद हुए, महामंदी जैसी समस्याएं आई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, फसलों की चीजें जो थी, उनकी कीमतें भी बहुत आसमान छू रही थी। और ये आसमान छूने का एक ये भी कारण था कि जो सरकार थी, या उस समय जो शासन कर रहे थे, उस समय ना क्या हो रहा था, जो भी खर्चे बढ़ रहे थे, उसको पूरा करने के लिए सरकार जो थी ना, वो कीमतों में बढ़ा रही थी, कीमतें बढ़ा रही थी, ताकि उनको इधर से ना सही पर इधर से खर्चे जो है उनके पूरे हो सके, ठीक है। और 1913 से 18 के बीच जब प्रथम युद्ध चल रहा था, उसके बीच क्या हुआ, सभी चीजों के जो दाम थे वो दुगने हो गए थे। ऐसा, जैसा कि मैंने भी बताया, सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, रक्षा संबंधी खर्चों को लेने के लिए, आम आदमी का बहुत ज्यादा दोहन हुआ उस समय। हर चीज की कीमतें बढ़ गई, हर चीज की जो कीमत थी वो दोगुना हो गई। और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो दाम बढ़ने से क्या हुआ, जो आम जनता थी उसको ना बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसे कि दाम बढ़ा, उससे क्या हुआ, जो आम आदमी सबसे ज्यादा खर्चा उन्हीं को अत्यधिक परेशानी होती है हर चीज में, है ना। और लोगों को क्या हो गया, उस समय क्या हो रहा था ना, कि उस समय लोगों का जबरन भर्ती भी किया जा रहा था सेना में। तो जबरन भर्ती ये होता है, मतलब कि लोगों को ना जबरदस्ती, उनका मन हो या ना हो, जबरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया जा रहा था, कि नहीं तुमको तो सेना में आना ही पड़ेगा, हमें सेना की जरूरत है। तुमको जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो उसी चीज को कहा जाता है, जबरन भर्ती भी किया जा रहा था उस टाइम, ठीक है। और किए जाने से भी जो लोग थे उनके अंदर बहुत गुस्सा था, कि उनको बिना पूछे, उनके बिना अनुमति के उनको जबरन जबरदस्ती बस भर्ती किया जा रहा है सेना में। तो उस वजह से भी लोगों के अंदर जो था, बहुत ही गुस्सा बढ़ा हुआ था। और जो भारत है, उसके कई भागों में ना उपज भी खराब हो गया था, जैसे कि मैंने बताया। और उपज खराब होने की वजह से क्या हुआ, भोजन की भी कमी हो गई, ठीक है। और उसी टाइम क्या हो रहा था, जो फ्लू की जो महामारी थी वो फैल रही थी। और इन सभी चीजों की वजह से क्या हो रहा था ना, ये जो समस्याएं आ रही थी, उन सभी चीजों की वजह से क्या होता, और भी स्थिति जो थी एकदम गंभीर हो रही थी। हर चीज, हर तरफ, चारों तरफ एकदम समस्याएं ही समस्याएं हो रही थी। हर चीज के दाम दुगने हो रहे थे, लोगों को जबरन भर्ती किया जा रहा था। इस चीज को लेकर भी लोगों के अंदर ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। और इसी की वजह से क्या होता है, 1921 की जब जनगणना होती है, तो उनके अनुसार क्या होता है, जब उस टाइम अकाल आता है, महामारी आती है, तो उसके कारण क्या होता है, लोगों
उस समय क्या होता है उसके कारण कि 120 लाख से 130 लाख तक जो लोग हैं वो मारे जाते हैं, बिकॉज ऑफ अकाल आ जाता है, उस टाइम महामारी बढ़ जाती है, लोगों के अंदर इतना क्रोध वगैरह आ जाता है, महामारी, और जो फसलें बर्बाद हो रही होती है, तो उस वजह से क्या क्या होता है, हर चीज की कीमत बढ़ रही होती है, तो उस चीज की वजह से क्या होता है, कम लगभग 120 लाख से 130 लाख तक जो लोग होते हैं वो मारे मारे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं, क्या आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें तो क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अभी तक मैं जितना पढ़ा वो भी इंपॉर्टेंट था, बट ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही बारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसको, कि जो सत्याग्रह है उसका अर्थ क्या होता है। तो अगर मैं सत्याग्रह के अर्थ को समझाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब होता है ना, सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन। ये क्या था, ये एक तरह ना जनता द्वारा किया गया एक तरह का आंदोलन था। इसमें ना कोई हिंसा की जाती थी, ना कोई मार पिटाई की जाती थी, कुछ भी नहीं। इस पे क्या किया जाता था ना, इस पर ना सत्य पर बल दिया जाता था, जो सच्चाई है उसको दिखाया जाता था, सच्चाई पर ही बल दिया जाता था, इसमें किसी भी तरह का हिंसा नहीं किया जा सकता था जाता था। तो आप कह सकते हैं कि इस पर अहिंसा पर आधारित था ये जो सत्याग्रह का आंदोलन था। और इस पर क्या था, ये जो सत्याग्रह था वो सत्य पर बल देता था, ठीक है, और हिंसा पे बल बिल्कुल भी नहीं देता था। ये एक अहिंसक आधारित जन आंदोलन था, ठीक है। और अगर हम गांधी जी की माने, तो उनके अनुसार ना, कोई सही मकसद, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सही मकसद के लिए लड़ रहा है, तो उसको ना, अगर उसके ऊपर जितने भी तरह के अत्याचार हो रहे हैं, तो उससे अत्याचार से निपटने के लिए ना, उसे लड़ने के लिए उसके पास ताकत हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है और उसके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है, परंतु उसको उस अत्याचार को सहने के लिए या फिर उसका बदला देने के लिए, उसको लड़ने के लिए उसके पास ताकत हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको ताकत की, किसी भी तरह की ताकत की जरूरत नहीं है, अगर वो सही मकसद के लिए जी रहा है। जो सत्य है, केवल उसी के सहारे जो है वो उस युद्ध को जीत भी सकता है। तो वो जो अहिंसा, सत्य, और जो सत्य पर जो जोर दिया जा रहा है, और जो अहिंसा का जो माध्यम लिया गया है, उसके द्वारा ही एक जो सत्याग्रही है वो लड़ाई जीत सकता है। अगर कोई सत्याग्रह कर रहा है, सत्य के राह पर चलकर लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसको पावर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको अत्याचार का बदला लेने के लिए केवल वो अहिंसा के माध्यम से ही वो उस लड़ाई को जीत सकता है। अगर वो किसी सही मकसद के लिए और सत्य के रास्ते पर चलकर उस आंदोलन को कर रहा है, उस लड़ाई को जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको जीत सकता है। तो आई होप कि आपको सत्याग्रह का अर्थ भी समझ में आया होगा। तो अब हम आगे देखते हैं। तो इसी में आगे क्या है कि जो महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा जब भारत में जब किए गए आंदोलन थे, जो नए नए सत्याग्रह का आरंभ हुआ था, वो कब हुआ, कैसे हुआ। तो जो महात्मा गांधी थे ना, वो 1915 में कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो 1915 तक कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, और फिर उसके बाद वो भारत लौटे थे 1915 में, ठीक है। और फिर जो गांधी जी है, उनके जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति का सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो ये जो एक आंदोलन था, जन आंदोलन, इसको, ये जो पद्धति थी जन आंदोलन की, इसी को कहा गया था, सत्याग्रह के नाम से जाना गया था इस वाले आंदोलन को, ठीक है। और इनकी जो शुरुआत होती है वो कैसे कैसे होती है, अब हम वो देखते हैं। तो जो भारत था उसमें सबसे पहले ना चंपारण नाम से एक आंदोलन होता है, और ये जो चंपारण जगह है वो है बिहार में। बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पर सत्याग्रह की सबसे पहले शुरुआत होती है 1917 में। इसमें क्या होता है, इस टाइम जितनी भी नील की खेती हो रही होती थी, तो उस समय जो नील की खेती कर रहे होते थे किसान, उनके ऊपर ना जो बगान व्यवस्था चलाया जाता था। उस समय क्या होता था कि मान लीजिए कोई इतना वो है, जमीन है, तो उसपे ना हर जगह पे, अगर तुम्हारे पास इतना जमीन है, तो उसपे इतना पोर्शन जो है, इस पे नील की खेती करनी ही करनी है। और इसमें ना तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे ना कुछ, यहाँ पे तुम्हें इतनी खेती करनी ही है। और जो नील की पूरी खेती है ना, ये पूरी खेती जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास चली जाएगी, ऐसा कुछ वहां पे बगान व्यवस्था हुआ करता था। तो ये जो व्यवस्था थी ना, उसके खिलाफ जो व्यवस्था थी, उसके खिलाफ जो किसान थे ना, वो बहुत ही गुस्से में थे कि उनके ही जमीन पर उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, और उसके बदले उनको कुछ नहीं दिया जा रहा था, और पूरा जो फसल था वो भी ब्रिटिश के पास चला जा रहा था, ब्रिटिश सरकार के पास चला जा रहा था। तो ये जो व्यवस्था थी, इसी से जो किसान थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, और उसी के कारण जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था चंपारण में, उसको चंपारण का नाम दिया गया। और ये बिहार के चंपारण में हुआ था, और ये किस लिए हुआ था, नील की खेती के विरोध में किया गया था, कि वहां के किसानों के द्वारा, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, 1917 में 17 में ही होता है,
इसमें क्या होता है ना कि एक खेड़ा जगह होती है गुजरात में, वहां पे क्या होता है, जो किसान होते हैं उनको कर में छूट दिलाने के लिए उनके संघर्ष में समर्थन किया दिया जाता है। इस समय क्या होता है कि जब फसल खराब हो जाती है और जब प्लेग महामारी आ जाती है, तो उस समय जो किसान होते हैं ना, वो लगान चुकाने की हालत में नहीं होते हैं, और उस लगान चुकाने की हालत में भी नहीं होते हैं, और उनके ऊपर ना बहुत ही अधिक कर लगा दिया जाता है, बहुत अधिक टैक्स लगा दिया जाता है। तो ये जो टैक्स अधिक लगाया जा रहा था, उस पे छूट मांगना चाह रहे थे किसान, इसीलिए वहां पर जो गुजरात में खेड़ा था, वहां पर ये वाला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, ठीक है। और फिर थर्ड क्या होता है, जो अहमदाबाद होता है, गुजरात में ही अहमदाबाद जगह है, वहां पर क्या होता है 1918 में ये वाला युद्ध सत्याग्रह इसलिए होता है कि जो कपड़ा कारखाना होता है, उसमें जो काम करने वाले जितने भी मजदूर होते हैं ना, उनके समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया जाता है। कारखाने में जितने भी तरह के लोग मजदूर काम कर रहे थे, कपड़ा कारखाने में अहमदाबाद के गुजरात में, वहां पर उनके समर्थन के लिए, उनको समर्थन देने के लिए ये जो सत्याग्रह आंदोलन था, वो 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। तो ये 3 जगह थे जहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारे सत्याग्रह आंदोलन की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया है, एग्जाम में कई बार ही पूछ लिया जाता है इन क्वेश्चंस को। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ये चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं रॉलेट एक्ट की बात करूं, तो जो रॉलेट एक्ट है ना, वो एक तरह का प्रावधान था। एक प्रावधान में क्या था, इसमें क्या था ना कि जितने भी भारत में जितने भी राजनीतिक लोग थे, उसमें क्या हो रहा था, जो राजनीतिक कैदी थे ना, जितने भी जो राजनीति से जुड़े हुए थे, वो सारे जो कैदी थे और जो आम जनता भी थी, उनको ना, राजनीतिक कैदियों को क्या किया जा रहा था ना, उनको ना 2 साल से भी अधिक ना जेल में बंद रखने का प्रावधान था, और वो भी बिना मुकदमा चलाए। तो इसमें क्या हो रहा था, जो राजनीतिक कैदी थे उनको जेल में बंद कर लिया जा रहा था बिना किसी मुकदमा चलाए। ऐसा होता है कि मुकदमा चलाकर आप किसी को जेल में बंद कर सकते हैं, परंतु ये इस प्रावधान के अंतर्गत क्या हो रहा था कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला जाएगा और आपको 2 साल से अधिक तक जेल में बंद रखा जा सकता है। ये प्रावधान था रॉलेट एक्ट, जिसके प्रति ना लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। तो अगर मैं रॉलेट एक्ट के उद्देश्य की बात करूं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भारत में राजनीतिक गतिविधि हो रही है, उसका दमन करने के लिए, जितनी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, लोगों के अंदर आ रही थी देश की प्रेम की भावना, तो इसको देखते ही ना जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या किया, रॉलेट एक्ट प्रावधान ला दिया, जिसके तहत क्या हुआ, कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान हो गया। और इसके जरिए क्या हो रहा था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, उनको दबाया जा सके, उनका दमन किया जा सके। परंतु जो रॉलेट एक्ट था, वो एक अन्यायपूर्ण था, क्योंकि जो भारत के जो नागरिक थे, उनकी आजादी पर प्रहार किया जा रहा था, और जो भारतीय सदस्य थे, उनकी सहमति के बगैर इस एक्ट को पास किया गया था। तो इसीलिए भी ये जो रॉलेट एक्ट है, वो एक भारतीय नागरिक को आजादी आजादी को ले रहा था, और इसीलिए भी ये एक अन्यायपूर्ण एक्ट था। ठीक है। और अगर मैं रॉलेट एक्ट के परिणामों की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बताया, रॉलेट एक्ट जो है एक बहुत ही अन्यायपूर्ण था, एक्ट था, ठीक है। और इसकी इसीलिए इसका परिणाम क्या होता है कि 6 अप्रैल को जो महात्मा गांधी होते हैं, उनके नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल आयोजना की जाती है। अखिल भारतीय आ, आयोजन की होता है हड़ताल, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है 6 अप्रैल को। और इसमें क्या होता है कि विभिन्न जो अलग अलग शहर होते हैं, उनमें रैली निकाली जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, और जो रेलवे वर्कशॉप में जो कामगार होते हैं, वो हड़ताल पर आ जाते हैं। सभी रेलवे कर्मचारी अपना काम धंधा बंद कर देते हैं, शहरों में जगह जगह पर जुलूस निकाले जा रहे होते हैं, रैली निकाले जा रहे थे, जो सारे दुकान होते हैं वो बंद हो जा रहे होते हैं। तो ये ना, ये सबसे पहली वो थी कि जिस समय क्या होता है कि पहली बार जो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके कारण बहुत ही प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और जो स्थानीय नेता थे, उनको भी हिरासत में ले लिया जा रहा था, क्योंकि रॉलेट एक्ट मैंने बताया, जो रॉलेट एक्ट के तहत तो जितने भी स्थानीय नेता थे, उनको ना हिरासत में ले लिया जा रहा था, ताकि ये हिंसा ना कर सके, रैली ना फैला सके, जुलूस ना कर सके, है ना। और जो बैंक थे, डाक खाने थे, और जो रेलवे स्टेशन थे, उन पर बहुत हमले हो रहे थे। तो ये जो कुछ परिणाम थे, जो कि हमारे थे रॉलेट एक्ट के परिणाम, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे स्टार्टिंग होती है, जो कि इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी आप कह सकते हैं, और बहुत ही मतलब बहुत ही भयानक
ये हत्याकांड होता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती, कैसे शुरू होता है, उसको अब हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 10 अप्रैल 1919 में ना अमृतसर में जो पुलिस होती है, वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा होता है, वहां पे बहुत सारे प्रदर्शनकारी होते हैं, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं। परंतु वहां की जो पुलिस होती है वो उन पर गोली चला देती है। बिकॉज एनी कोई भी कारण नहीं था, बिकॉज नो रीजन, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वो किसी भी रीजन के ही वो उन पर गोली चला देती है। और जबकि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, बिना किसी रीजन के वो पुलिस जो है वहां पे उनको प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देती है। और इसके कारण जो लोग होते हैं वो जगह जगह पर सरकारी जो संस्थान होते हैं उन पे आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली जब वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके बावजूद उनके वहां की जो अमृतसर की पुलिस थी उनपे उन्हें गोली चला दी। तो इस वजह से लोगों के अंदर और गुस्सा भड़क जाता है। तो इस वजह से क्या करते हैं वो, जो जितने भी सरकारी संस्थान होते हैं वहां पर आक्रमण कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो अमृतसर होता है उसमें मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। और इसकी जो कमान है ना वो जनरल डायर था, जिसके हाथों में इसकी कमान थी। और इसके हाथों में, जनरल डायर के हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई थी और मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया था। और फिर जो जालियांवाला बाग है हत्याकांड, उसका दुखद जो नरसंहार है वो 13 अप्रैल को होता है। और 13 अप्रैल को वह दिन होता है जिस दिन ना पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, ठीक है। और उसी दिन ये जो है हत्याकांड होता है। और इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण होते हैं वो एक जत्था जालियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होते। उस समय ना लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगा हुआ है। और जो लोग होते हैं ना वो, एक जलियांवाला बाग है वहां पर ना एक मेला लगा होता है, उस मेले में शामिल होने के लिए चले जाते हैं ग्रामीण के बहुत सारे लोग। बहुत ही ज्यादा, एक तरह से उनका पूरा जत्था जो होता है उस मेले में शामिल होने जा रहा होता है। और ये जो बाग होता है वो चारों तरफ से बंद था, और निकलने के लिए जो रास्ते थे ना वो भी बहुत ही बिल्कुल पतले पतले संकीर्ण रास्ते थे, ठीक है। और जो जनरल डायर था उसने क्या किया, निकलने के जितने भी रास्ते, जो पतले पतले भी रास्ते थे उनको बंद करवा दिया। और जो भीड़ थी उन पर गोली चला दी। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी प्लेस पर इतने सारे लोग इकट्ठा है और उनको बाहर निकलने के लिए जितने भी रास्ते हैं उनको बंद करवा दिया गया। और जितने जो मासूम जनता है वहां पे खड़ी है उन पर गोली चलवा दी जाती है बिना किसी रीजन की। और उन पर गोली चला दी जाती है। और फिर ये जो दुर्घटना होती है इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और जो सरकार है उनका रवैया बहुत ही क्रूर था। सरकार ने ना आओ देखा ना ताओ, वहां पे जितनी भी जनता थी उन सब पर गोली चलवा दी, ठीक है। और फिर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है उसका प्रभाव क्या होता है अब हम वो देखते हैं। तो जो भारत है उसमें बहुत सारे शहरों में लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। और फिर हड़तालें होने लगती हैं बिना किसी रीजन के। जब लोगों को मारा जाएगा तो ऑब्वियसली सरकार, सड़कों पर लोग उतर आते हैं, हड़तालें होने लगती हैं। और जो लोग हैं वो पुलिस में मोर्चा लेने लगे और जो सरकारी इमारतें हैं उस पर हमले करने लगे। और जो सरकार है उन्होंने क्या किया, निर्ममता पूर्ण रवैया अपनाया, लोगों को अपमानित किया, आतंकित किया। और जो सत्याग्रह सत्याग्रह थे उसके जमीन पर, जो सत्याग्रह वहां पे कर रहे थे, जो सत्याग्रह जिनको जो सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे उन्हीं को सत्याग्राही कहा गया है, ठीक है। तो जो सत्याग्राही थे उनको ना इतना मजबूर किया गया, इतना अपमानित किया गया, उनको जमीन पर नाक रगड़ने जैसी सिचुएशन वहां पे करवाई गई लोगों से। और सड़क पर घिसकर उनको चलने के लिए कहा गया। और जो सारे साहिबों थे अंग्रेज यानी कि, उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। जितने भी सत्याग्रही थे उस टाइम के उनको नाक रगड़वाया गया, घिस कर चलने के लिए कहा गया। और जितने भी अंग्रेज थे उनको ना सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। ये सारी सिचुएशंस, ये सारी चीजें जो है वो जलियांवाले बाग हत्याकांड में के टाइम हो रही थी। ये सभी उसका परिभाव हो रहा था। और फिर जो लोग हैं उनको ना कोड़े मारे गए। तथा जो गुजरांवाला पंजाब में एक जगह है वहां के गांव पर ना बम बरसा दिए गए। यहाँ तक कि लोगों को इतनी चीजें करवाने के बावजूद उनको पर कोड़े मारे गए। और अंत में क्या, वहां के गांव पर बम भी बरसाया गया। और फिर हिंसा फैलते देख, जब हिंसा फैलने लगी तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने ना रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। जैसा कि गांधी जी ने देखा कि ये जो आंदोलन हो रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो सत्याग्रह का आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन को जब जी ने देखा कि जो हिंसा जो है वो बहुत ज्यादा फैलने लग गई है, ये ऐसी ऐसी चीजें देखने को आ रही हैं, तो फिर जो सत्याग्रह है उसको गांधी जी वापस ले लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो आंदोलन है उसके विस्तार की आवश्यकता फिर से क्यों पड़ जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा ना, रॉलेट एक्ट के को ज्यादा बढ़ रही थी हिंसा वगैरह, तो गांधी जी ने जो आंदोलन हो रहा था उसको वापस ले लिया।
परंतु आंदोलन को ना फिर से विस्तार देने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो आवश्यकता क्या है, अब हम वो देखते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो है वो सत्याग्रह का मुख्यतः जो है वो शहरों तक ही सीमित था। जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हो रहा था वो मुख्यतः कहाँ, शहरों तक ही सीमित था, शहरों तक ही हो रहा था। और जो महात्मा गांधी थे उनको लगा ना कि अगर भारत में जो आंदोलन है अगर उसका विस्तार करना है, अच्छे से उस आंदोलन को बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो उनका मानना था ना कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और जो मुसलमान है वो अगर एक ही मंच पर आ जाते हैं, तब जो है इस आंदोलन का जो है विस्तार अच्छे से किया जा सकता है। गांधी जी का ये मानना था। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, खिलाफत का मुद्दा आता है। तो जो खिलाफत शब्द है उसको मैं समझा दूं। जो खिलाफत शब्द है कि वो ना खलीफा से लिया गया है। खलीफा एक शब्द है जो कि ऑटोमन तुर्की सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक भी थे, वहां से खलीफा शब्द निकला था। और ये जो थे विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था, जहां से, ठीक है, तो खिलाफत का मुद्दा यहीं से निकल कर आता है। और फिर जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसमें ना तुर्की की हार होती है, और ये अफवाह फैल जाती है कि जो तुर्की है ना उस पर एक अपमानजनक संधि थोपी गई है। और इसीलिए जो खलीफा है उसके तत्कालिक जो शक्ति होती है ना उसके रक्षा के लिए मार्च 1919 में ना अली बंधुओं द्वारा बम्बई में एक खिलाफत समिति गठन की जाती है। किस लिए, कि वो जो वहाँ का जो खलीफा है उसकी तत्कालिक शक्तियों की जो रक्षा करने के लिए, खलीफा वहाँ का शासक, उसकी शक्तियों की रक्षा करने के लिए 1919 में अली बंधुओं द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया जाता है, जिससे खिलाफत मुद्दा निकल कर आता है। ठीक है। और जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया, ऐसा कौन सी रीजन आ गया जिसने वजह से महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा उठाया। तो जब, जैसा कि हम सब ने देखा अभी कुछ देर पहले की जो रॉलेट सत्याग्रह था वो असफल हो गया था, और उसके बाद से ही जो महात्मा गांधी थे ना वो पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार, मतलब और भी ज्यादा लोगों के साथ आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और बहुत ही ताकतवर आंदोलन इस बार वो खड़ा करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे हिंदू मुसलमान सब एक ही मंच पर आकर खड़े हो जाएं और भी अधिक जनाधार वाला आंदोलन खड़ा कर सके। और उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा जो है अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा करना नामुमकिन सा है, नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठा दिया गांधी जी ने। ठीक है। और उसी के साथ एक बुक होती है जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया था। इसका बारे में भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हिंद स्वराज क्या था। तो जो हिंद स्वराज था वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसमें जो भारत में ब्रिटिश शासन थे ना उनके असहयोग पर जोर दिया गया था, कि ब्रिटिश शासन का किस प्रकार असहयोग दिया जाए उस पर जोर दिया गया था। और इसमें जो असहयोग क्यों, इसका रीजन भी बताया गया इस बुक में। तो इस प्रसिद्ध पुस्तक में हिंद स्वराज में 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि जो अंग्रेजी राज है वो क्यों स्थापित हो रहा है, भारत में क्यों इतना बढ़ रहा है। क्योंकि उसका मेन रीजन यही है कि जो भारतीय लोग हैं वो उनका सहयोग कर रहे हैं। अगर वो लोग उनका सहयोग करना बंद कर देंगे तो होगा कि जो अंग्रेजी हुकूमत जो चलती आ रही है वो एक साल के अंदर ही अंदर ना चरमरा सकती है। एक साल के अंदर अंदर ही उनका जो स्वराज है वो खत्म हो जाएगा, वो जो राज कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। और यदि जो भारतीय सहयोग करना बंद कर, जैसे कि मैंने बताया, तो जो अंग्रेजी राज है वो एक ही साल के अंदर चरमरा जाएगी और सारा स्वराज है वो उनका खत्म हो जाएगा। और गांधी जी को ऐसा विश्वास था कि यदि भारतीय लोग जो है वो सहयोग करना बंद कर देंगे, तो ना जो अंग्रेज हैं उनके पास जो भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेजी शासन है वो क्यों कायम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भारतीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। अगर वो उनका सहयोग करना बंद कर देते हैं तो उनके पास उसकी जितनी भी जो शासक वो कर रहे हैं वो बिल्कुल चरमरा जाएगा उनका, और उनको ना उनके पास भारत को छोड़कर जाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा उनके पास। तो इस वजह से भी जो असहयोग है वो जरूरी था, उनका असहयोग करना ब्रिटिश शासन का। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है उसके कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण असहयोग आंदोलन जो है वो आया। तो प्रथम जब महायुद्ध होता है तो उसकी समाप्ति पर क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो भारतीय जनता का शोषण करते हैं। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो लोगों को मारना पीटना एंड उनका शोषण करना अंग्रेजी शासन द्वारा, और जो अंग्रेजी होते हैं उनको द्वारा स्वराज प्रदान करने में मुकर जाना, वो
कहते हैं कि स्वराज मिल जाएगा, पर वो मुकर जाते हैं। और जो रॉलेट एक्ट होता है उसको पारित कर दिया जाता है, जिसके अंदर बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखा गया, ऐसा मुकदमा था उसमें। ठीक है, बिना मुकदमा चलाए। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कारण बनती है किसका, असहयोग आंदोलन की। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो असहयोग आंदोलन है उसके कुछ प्रस्तावों के बारे में देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो अंग्रेजी सरकार होता है ना, उनके द्वारा जितने भी जो लोग होते हैं उनको ना, कई लोगों को उपाधियां प्राप्त दी गई होती है अंग्रेजी शासक सरकार के द्वारा। तो उस समय क्या होते हैं, जो लोग होते हैं ना वो अपनी सारी उपाधियां वापस करवा देते हैं। और जो सिविल सर्विस होते हैं, सेना, पुलिस, और जो कोर्ट होते हैं, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और जो स्कूल होते हैं, उनका बहिष्कार होने लगता है। ये सभी चीजें किसके अंदर हो रही है, असहयोग आंदोलन के अंदर। ठीक है। और जो विदेशी वस्तु होते हैं उनका बहिष्कार किया जाने लग जाता है ना। और जो सरकार है वो अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आएगी, तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, केवल उनका सहयोग नहीं किया जा रहा था, यानी असहयोग आंदोलन। परंतु अब वो, अगर जो सरकार है वो अपनी नीतियों से बाज नहीं आती है, तो लोग ऐसा कह रहे थे कि अब पूरा ही एकदम संपूर्ण तरह का संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, अगर वो अपने बाज नहीं आते हैं नीतियों से तो। ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन है उससे संबंधित ना कुछ कांग्रेसी अधिवेशन होते हैं, जिनको हम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा, और दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। ठीक है। तो सितंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति, और दिसंबर 1920 में स्वीकृति लगाई जाती है उस मोहर पर, और तथा इसकी शुरुआत कर दी जाती है किसकी, असहयोग आंदोलन की। ये दो महत्वपूर्ण कांग्रेसी अधिवेशन है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो आंदोलन है उसके भीतर कितनी तरह की अलग अलग धाराएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम देखते हैं। तो असहयोग के बाद क्या होता है, उसी के साथ साथ ना खिलाफत का भी आंदोलन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब असहयोग हो रहा होता है तो उसके खिलाफ भी आ जाते हैं लोग, तो इसीलिए उसको खिलाफत भी कहा गया है। तो जब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है जनवरी 1921 में। ठीक है। और उसी के साथ क्या होता है, जो विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं उन्होंने ना आंदोलन में हिस्सा लिया। परंतु जो प्रत्येक वर्ग की जो अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी आकांक्षाएं रख रहा था, अलग अलग सोच थी उनकी। और सभी के लिए जो स्वराज था, सभी के लिए उसका अर्थ जो था वो भिन्न भिन्न था। और प्रत्येक सामाजिक जो समूह है उसने आंदोलन में भाग लेते हुए जो स्वराज है उसका मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें ना उनकी सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। अभी तक लोगों के पास बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे कष्ट लोगों ने सहे थे। तो ज्यादातर लोगों के लिए स्वराज का मतलब यही एक ऐसे युग का था कि उनकी जितने भी कष्ट हैं, जो सारी मुसीबतें हैं, वो सभी खत्म हो जाए। ऐसी ऐसी भावना लोगों के अंदर आ रही थी। उनके लिए स्वराज का अर्थ यही था। तो इसीलिए यहाँ पे किया गया है कि सभी के लिए जो स्वराज है उसका अर्थ जो है बिल्कुल भिन्न भिन्न है। अब हम देखते हैं कि जो शहर है उसमें असहयोग आंदोलन का धीमा पड़ना, किस प्रकार जो असहयोग आंदोलन है वो धीमा पड़ने लगता है। ठीक है। तो फिर जो शहर है उनमें क्या होता है, असहयोग आंदोलन धीमा पड़ने लगता है। पर धीमा पड़ने के कारण क्या होते हैं, तो होता यूं है कि जो चक्की के जो कपड़े होते हैं उसकी तुलना में जो खादी का कपड़ा होता है वो अधिक महंगा होता है। लोग क्या करते हैं, उनका बहिष्कार करना लग शुरू कर देते हैं, असहयोग करना शुरू कर देते हैं। परंतु वो ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि उसकी कुछ रीजन है। जैसे कि खादी का जो कपड़ा होता है वो चक्की की तुलना में ज्यादा महंगा होता है, और जो गरीब लोग होते हैं इसे खरीद नहीं सकते थे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वे बहुत लंबे समय तक जो मिल के कपड़े थे ना उनका बहिष्कार जो है वो लंबे समय तक नहीं कर सकते थे। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो वैकल्पिक भारतीय संस्थान है वो वहां पे नहीं थे जिनका इस्तेमाल अंग्रेजी शासन की जगह किया जा सके, यानी कि अंग्रेजी शासन के उनके विकल्प में कोई ऐसे संस्थान नहीं थे जिनका उपयोग किया जा सकता था। इसलिए जो छात्र थे और जो शिक्षक थे उन्होंने सरकारी स्कूलों में वापस जाना शुरू कर दिया। अभी तक क्या हो रहा था, उनके ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था, मिल के कपड़ों का, लोग काम करना बंद कर दिया था, सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया था, शिक्षकों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। परंतु वो ज्यादा समय तक नहीं कर पाए थे वो बहिष्कार, क्योंकि जैसे मैंने अभी रीजन बताया आपको। फिर होता क्या है कि जो शिक्षक और जो छात्र होते हैं वो सरकारी स्कूल में वापस आना शुरू कर देते हैं, और जो वकील होते हैं वो सरकारी अदालतों में काम काम से फिर से जुड़ जाते हैं।
और फिर इसी प्रकार जो असहयोग आंदोलन है उसकी समाप्ति की ओर आ जाते हैं। तो फिर फरवरी 1922 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि ना चौरी चौरा में एक बहुत ही हिंसक घटना हो जाती है। अब ये हिंसक घटना क्या है, अब हम इसको आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, जो कि एक जो घटना है ये असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण भी बनती है। ठीक है, तो चौरी चौरी की घटना क्या है, इसको हम देखते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है कि फरवरी 1922 में तो जो गांधी जी होते हैं उन्होंने ना नो टैक्स आंदोलन शुरू करने के लिए फैसला ही लिया था उन्होंने, जस्ट कि अब बिल टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा आंदोलन करा जाएगा नो टैक्स आंदोलन के लिए। परंतु बिना किसी उकसावे के, कोई उकसावा नहीं होता, प्रदर्शन जो लोग कर रहे थे, मतलब लोगों को ना उकसाया नहीं गया था कि आप प्रदर्शन करिए, लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें भाग ले रहे थे अपनी मनमर्जी से। और उसी में क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो उन पर गोलियां फिर से चला देती है। तो जैसा कि अभी जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी हुआ था, है ना, तो वैसा ही कुछ सिचुएशन फिर से होता है। लोग अपनी मनमर्जी से प्रदर्शन कर रहे होते हैं, परंतु जो पुलिस होती है वो उन पर फिर से गोलियां चला देती है। और फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो हिंसक हो जाते हैं और जो पुलिस स्टेशन होते हैं उन पर हमला कर देते हैं, उन पर आग लगा देते हैं। और इसी ये जो घटना होती है वो कहाँ पर होती है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा एक जगह है वहां पर। तो इसी घटना को चौरी चौरा के नाम से, चौरी चौरी घटना के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं सभी ने अवज्ञा आंदोलन की ओर। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन, ये क्या है, 1921 का जब अंत आता है, तो 21 के अंत आते आते कई जगहों पर जो आंदोलन है वो हिंसक होने लगते हैं। और फरवरी 1922 में क्या होता है, गांधी जी ने ना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों, जब चौरी चौरी की घटना भी हुई थी और कई ऐसी चीजें हो रही थी जिसके कारण क्या होता है, 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लेते हैं, पहले सत्याग्रह को और फिर अब असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लेते हैं। और फिर उसके साथ क्या होता है, जो कांग्रेस के कुछ नेता होते हैं ना वो भी आंदोलनों से थक से गए थे, वो भी कह रहे थे कि बस बहुत हो गया अब आंदोलन। और फिर जो राज्यों के काउंसिल हैं उनके चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे, वो भी आंदोलन से थक गए थे और उनका जो काउंसिल था उनमें वो हिस्सा लेना चाह रहे थे। और राज्य के जो काउंसिल है उनका गठन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत होता है उनका गठन, राज्यों के काउंसिल का गठन। ठीक है, और जो कई नेताएं होते हैं ना उनका मानना था कि जो सिस्टम है उसका भाग बनकर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना भी महत्वपूर्ण है, मतलब सिस्टम का भाग बनिए और उसके साथ ही उनका विरोध करिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन को भी वापस लिया गया, सत्याग्रह भी वापस हो गया था और असहयोग भी वापस हो गया, तो उसी के बाद क्या शुरू होता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, क्योंकि कई ज्यादा हिंसा बढ़ रहे थे तो सभी आंदोलन वापस ले गए थे, लोग भी, जो जनता थी, नेता थे, वो भी जन आंदोलन से थक गए थे और वो भी चुनावों में हिस्सा लेना चाह रहे थे। तो इसी के साथ क्या होता है, अब आगे क्या शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो जो प्रांतीय परिषद होता है उसमें क्या होता है, चुनावों में हिस्सा लेने को लेकर जो कांग्रेसी नेता होते हैं ना उनमें आपसी मतभेद होता है कि हम लेंगे, हिस्सा लेंगे, ऐसा कुछ करके होता है। तो फिर जो CR दास होते हैं और जो मोतीलाल नेहरू होते हैं उनके द्वारा एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। और इस पार्टी को जनवरी 1923 में किया जाता है गठन, ताकि जो प्रांतीय परिषद है, जो प्रांत का परिषद है, उसमें ना चुनाव में हिस्सा ले सके, ताकि वो इस रीजन से क्या होगा, इस गठन से क्या होगा, जो कि CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में, इसे इसलिए किया गया था ताकि जो प्रांतीय परिषद है उसके चुनाव में हिस्सा लिया जा सके। और जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी चल रही है उसकी वजह से क्या हुआ था, कृषि के उत्पाद की जो कीमतें हैं ना उसमें गिरावट आ गई थी। अभी तक क्या चल रहा था, बिल्कुल सबकी कीमतें बढ़ रही थी, अब क्या चल रहा है, बिल्कुल आर्थिक मंदी आ गई थी, तो हर चीज की कीमतें जो गिरावट में आ गई, तो इस वजह से क्या हुआ था, जो ग्रामीण इलाके थे उसमें भारी उथल पुथल हो गई थी। तो अब हम आगे देखते हैं साइमन कमीशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो साइमन कमीशन क्या है, कैसा है, अब वो देखते हैं। तो साइमन कमीशन जो है वो 1927 में ना ब्रिटेन साइमन कमीशन का गठन होता है, ताकि जो भारत है उसमें संवैधानिक व्यवस्था आ जाए और जो कार्यशैली है उसका अध्ययन किया जा सके। इसके लिए क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है, ताकि संवैधानिक व्यवस्था आए और कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, और 1928 में जो साइमन कमीशन है उसका भारत आना, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत में आया और इसका क्या हुआ, पूरे भारत में प्रदर्शन होने लगा। इस आयोग का विरोध हो रहा था क्योंकि ना इसमें क्या था, एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। एक कमीशन थी, एक जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी और भारतीय लोगों से बिल्कुल परमिशन नहीं लिया गया था। और
बिना कहे पूछे 1928 में जो साइमन कमीशन है वो भारत आ गया था। और हुआ यूं था कि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें विरोध प्रदर्शन होने लगे। और दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी अध्यक्षता में ना कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ, और इसमें जो पूर्ण स्वराज है, उसके संकल्प को पारित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया गया, और लोगों में आह्वान किया गया कि जो संपूर्ण स्वाधीनता है उसके लिए संघर्ष किया जाए। उसको स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, और लोगों के अंदर बिल्कुल भावना भर दी गई कि एकदम ना आप बस बहुत हो गया, आप संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर लिया। अभी तक तो सब ठीक था। फिर एक और क्या होता है, साइमन कमीशन आ जाता है। इसमें क्या होता है, साइमन कमीशन में ये ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन बनाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, सभी ब्रिटिश शामिल होते हैं, और इसको इसलिए गठन किया जाता है ताकि भारत के संविधान की व्यवस्था को जान सके और कार्यशाली का अध्ययन किया जा सके। कहाँ के, भारत का। परंतु भारत के किसी भी नागरिक को इसमें शामिल ही नहीं किया गया था, तो इस वजह से इस साइमन कमीशन का भी विरोध शुरू हो जाता है। और फिर अब हम देखते हैं कि जो नमक यात्रा है और जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जनवरी 1930 में जब महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष में अपनी मांगे रखी, तो लॉर्ड इरविन थे, उनके सामने ना महात्मा गांधी अपनी कुछ मांगे रखते हैं। अभी तक हमने देखा ना कि किस प्रकार असहयोग आंदोलन आगे बढ़ रहा था, कैसे खत्म हो रहा था, तो उसमें एक चीज और रह जाती है कि नमक यात्रा। तो उसको हम देख लेते हैं कि तो लॉर्ड इरविन के सामने जो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी अपनी मांगे रखते हैं, और ये जो मांगे हैं वो उद्योगपतियों से लेकर किसान तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी, विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी, किसानों से लेकर बहुत अलग अलग तबक थे उनसे जुड़ी हुई थी, ठीक है। और इनमें ना सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था वो नमक कर को खत्म करने का था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण का मांग ये था कि जो नमक पर कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसको खत्म किया जाए। इस नमक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण रीजन था। और जो लॉर्ड इरविन थे वो इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। और फिर 12 मार्च 1930 में क्या होता है, महात्मा गांधी ना नमक यात्रा की शुरुआत कर देते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो नमक कानून का उल्लंघन करते हैं गांधी जी। इसमें अपने कई सहयोगियों के साथ गांधी जी नमक यात्रा की शुरुआत करते हैं, और समुद्र तट पर जाकर स्वयं नमक बना देते हैं, क्योंकि वो जो सरकार होता है लॉर्ड इरविन, वो उस टैक्स, नमक पर जो टैक्स लग रहा था, गांधी जी का कहना था कि नमक ऐसी चीज है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी को चाहिए होता है, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। परंतु जो लॉर्ड इरविन था वो इन सभी बातों को मानने के लिए राजी नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया, खुद ही जाकर समुद्र के किनारे नमक बनाया, और ये जो नमक कानून का जो इस पर कर लग रहा था इसका उल्लंघन कर दिया। और ये जो घटना थी, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। और इसी के साथ, इसी घटने के साथ क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। और फिर हम देखते हैं गांधी इरविन समझौते की जो विशेषता, फिर क्या होता है, गांधी और इरविन जो है उनके साथ एक समझौता होता है, उसकी विशेषता देखते हैं। 5 मई 1931 में गांधी जी ना इरविन समझौता होता है, गांधी जी का और इरविन का समझौता होता है, इसलिए इसको इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है उसको स्थगित कर दिया जाता है, और जो पुलिस है उसके द्वारा किए गए जो अत्याचार है उसको निष्पक्ष जांच किया जाता है, बिना किसी पक्ष के उसको जांच किया जाता है। निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष नहीं लेना, और उनका जांच किया जाता है वो अत्याचारों को। और जो नमक पर जो लगाए गए सभी कर हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी किसकी, गांधी इरविन समझौता की। सबसे पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। दूसरा, पुलिस द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका बिना किसी का पक्ष लिए जांच किया गया। और तीसरा, कि नमक पर जितने भी तरह के कर थे उन सभी को हटा दिया। अब हम देखते हैं कि जो आंदोलन है उसमें किस किस ने भाग लिया। तो देश के विभिन्न हिस्सों से सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, ठीक है। और गांधी जी ने ना साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जो कि गुजरात में है, वहां तक आंदोलन शुरू किया। और ग्रामीण इलाकों में जब गुजरात के अमीर पाटीदार और जो उत्तर प्रदेश के जो जाट थे वो भी आंदोलन में सक्रिय हो गए। और चूंकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित होते थे, इसलिए वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही समर्थक भी बन गए। वो भी बिल्कुल उत्साह में आ गए और उनका समर्थक बन गए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को।
और फिर जो व्यापारी हैं और जो उद्योगपति हैं, उन्होंने भी आयातित वस्तुओं को खरीदना और बेचने से इनकार कर दिया। और जो वित्तीय सहायता थी देकर इस आंदोलन को वित्तीय सहायता दी और उस आंदोलन का समर्थन किया। और जो नागपुर क्षेत्र था, उसके औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग थे, उन्होंने भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। और जो रेलवे कर्मचारी थे, डाक वर्कर, छोटा नागपुर जो कि खनिज के लिए बहुत फेमस है, वहां पे भी आदि जो विरोध रैलियां हो रही थी, उनका बहिष्कार अभियानों में भाग लिया गया। और सभी ने अवज्ञा जो आंदोलन है, अगर मैं उसकी मुख्य घटनाएं की बात करूं, तो देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विभिन्न वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, जैसे कि मैंने बताया ना अभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे। और कई नमक कानून को उल्लंघन किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, ठीक है। और जो कानून था, उन जितने भी वन कानून थे, उनका उल्लंघन किया गया। तो ये सारी चीजें हो रही थी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाओं के तौर पे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया कैसी हुई। अभी तक तो हमने देखा क्या क्या घटनाएं हो रही थी, अब ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इसमें, अब हम वो देखते हैं। तो जो कांग्रेस नेता थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। और जो शांतिपूर्ण सत्याग्रही थे, उन पर आक्रमण कर दिया गया। और जो महिलाएं थी और बच्चे थी, उनको भी पिटाई की गई, बच्चों तक की भी पिटाई की गई। और जो लगभग 1 लाख लोग जो थे, वो गिरफ्तार किए गए बिना किसी रीजन के, जबरदस्ती, ठीक है। और इसके आगे देखते हैं अब हम कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, उसके प्रति जो लोग हैं और जो औपनिवेशिक जो सरकार है, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया करी है, अब हम वो देखते हैं। तो लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने सरकारी कानून जितने भी थे, उनको भंग करना शुरू कर दिया। और आंदोलन को दबाने के लिए जो सरकार थी ना, उसने कठोरता से काम लिया, लोगों को मारा, पीटा, जबरन भर्ती वगैरह करवाया। एकदम कठोरता से सरकार ने काम लिया, ठीक है। और जो हजारों लोगों को जेल भी जाना पड़ा, हजारों लोग जेल भी गए। और गांधी जी को भी यहाँ तक कि कैद कर लिया गया था, ठीक है। और अब तक जो जनता थी ना, इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी थी। अब क्या हो रहा था, जनता जो है और भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी थी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो इस बार ना लोगों को न केवल अंग्रेजी जो शासन था, उसको ना केवल सिर्फ सहयोग नहीं करना था, बल्कि जो औपनिवेशिक कानून थे ना, उनका उल्लंघन करना था। असहयोग में क्या हो रहा था कि उनका वो सहयोग नहीं दे रहे थे, बिल्कुल ही, मतलब उनका सिर्फ सहयोग नहीं दे रहे थे। और किसी भी तरह की उनकी बात को मान नहीं रहे थे। परंतु जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, उसमें सहयोग ना देने के साथ साथ ना, वो जितने भी कानून थे, जो कि औपनिवेशिक शासकों द्वारा बनाए गए थे, उनका उल्लंघन भी शामिल था इसमें। इसका कानूनों का उल्लंघन भी किया जा रहा था, ठीक है। और जो देश है, उसके जो विभिन्न भागों में ना हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। और जो सरकारी नमक कारखाने थे ना, उनके सामने प्रदर्शन भी किए। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। और जो किसान थे ना, उन्होंने लगान और जितने भी तरह के कर थे ना, उसको चुकाने से इनकार कर दिया। और जो वनों में रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने भी वन कानूनों का उल्लंघन किया। उस समय ना वन कानून भी बनाए गए थे कि इस एरिया में और कोई नहीं आ सकता, आप इसी एरिया में पशु चरा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो वन में लोग रह रहे थे, उन्होंने उस कानून का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। अभी तक तो केवल सहयोग नहीं किया जा रहा था, परंतु अब क्या हुआ कि लोगों ने उन कानूनों का उल्लंघन करना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो औरतें थी ना, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में ना गांधी का जो नमक सत्याग्रह आंदोलन था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था। और हजारों औरतें ना उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घर से बाहर भी आ जाती थी। और उनके साथ सत्याग्रह में भाग भी लिया। और उन्होंने क्या किया ना, जुलूसों में भी भाग लिया, महिलाओं ने नमक भी बनाया। और यहाँ तक कि ना महिलाएं जेल भी गई थी। और विदेशी कपड़े जो थे, शराब थे, उनके दुकानों की पिकेटिंग भी महिलाओं ने की। ये सारे काम महिलाओं ने भी किया। और मैंने बताया ना कि कई जेल भी गई थी महिलाएं। और जो ग्रामीण क्षेत्र की औरतें थी ना, उन्होंने राष्ट्र की सेवा को ही अपना पवित्र दायित्व माना। उन्होंने ये माना कि राष्ट्र की सेवा करना ही उनका एक दायित्व है। तो कुछ इस प्रकार जो महिलाएं थी, उन्होंने भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो कैसे असहयोग आंदोलन से लगता है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वर्सेस जो असहयोग आंदोलन है, उसको अब हम देखते हैं, ठीक है।
तो जो असहयोग आंदोलन है ना, उसमें क्या था कि उसका लक्ष्य क्या था, सिर्फ स्वराज, अपना स्वराज करना। लेकिन इस बार क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग थी। इस बार क्या था, असहयोग में केवल स्वराज की मांग की गई थी, परंतु इस बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, इसमें ना पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और जो असहयोग है उसमें ना कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था, सिर्फ उनका सहयोग नहीं करना था ऐसा शामिल था, पर कानून का उल्लंघन शामिल नहीं था। बल्कि जो इस बार जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें क्या था, उसमें कानून को तोड़ना भी शामिल था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी सीमाएं क्या हैं, अब हम वो देखते हैं। तो जो अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से क्या था कि कांग्रेस ने ना इनके हितों की जो अनदेखी कर रखी थी, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, पिछड़ी जाति के, उनके ना अनदेखी कर रखी थी। और जो मुस्लिम संगठन थे उनके द्वारा ना सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। उन्होंने, जो मुस्लिम थे, उन्होंने मुस्लिम और जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था इस आंदोलन के प्रति, और अनुसूचित जातियों की तो भागीदारी नहीं थी। और क्योंकि उन्होंने 1920 के दशक के मध्य से ना कांग्रेस जो है वो हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी, और जो दोनों समुदाय है उनके बीच संदेह और अविश्वास का माहौल हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो हिंदू धार्मिक संगठन थे और कई ऐसे 1920 के दशक में कई ऐसे कांग्रेस के साथ सभाएं हुई थी जिसमें ना हिंदू धार्मिक संगठन शामिल थे, और मुसलमानों की अनदेखी भी हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ था, जो दोनों समूह थे ना उनके बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल भी हुआ था, ठीक है। और अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 1932 की जो पूना संधि है उसकी प्रावधान क्या है, उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। इसमें ना जो दमित और जो दलित वर्ग थे ना, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, उनको प्रांतीय और जो केंद्रीय विधायक परिषद है उसमें आरक्षित सीटें मिल गई थी। इस जो पूना संधि थी, इसमें क्या हुआ था, जो दलित वर्ग थे, जिनको बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, उनको ना प्रांतीय और जो केंद्र विधायक थी परिषद थे उनमें क्या उनके लिए एक सीटें आरक्षित कर दी गई थी कि इतनी सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति के लिए ही है। और हालांकि जो उनके लिए ना मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता, उनके लिए अगर मतदान करवाना तो जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र थे उन्हीं में ही हो रहा था, ठीक है। और उनके लिए आरक्षित सीटें दे दी गई थी। पर अब हम आगे देखते हैं कि जो सामूहिक अपनेपन का भाव है वो अब हम देखते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, लोगों के अंदर सामूहिक अपनेपन का ना भाव आता है, भाव उत्पन्न होता है। तो वो कौन से ऐसे कारक थे जो जिन्होंने भारतीय लोगों को अंदर लोगों को एक किया और अपनेपन की भावना को जगाया भारतीय लोगों के समूह में, ठीक है। तो सबसे पहला कारक है हमारा चित्र और जो प्रतीक हुआ करते थे। उस टाइम क्या होता था, जो भारत माता की प्रथम जो छवि थी वो बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और इस छवि के माध्यम से राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी। उस समय क्या हो रहा था कि अधिकतर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको चित्र और जो प्रतीक हुआ करते थे वो ज्यादा अच्छे से समझ में आते थे, राइट। तो भारत माता का जो प्रथम चित्र बना था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाया गया था, तो उनके द्वारा जो ये छवि थी ना, इस छवि के माध्यम से ना राष्ट्र को पहचानने में मदद मिली थी कि राष्ट्र आखिर है क्या, लोगों को उसको पहचानने में मदद मिली थी, ठीक है। और दूसरी लोक कथाएं, जो पढ़ नहीं सकते थे उनको सुनाया तो जा सकता था। तो राष्ट्रवादी क्या करते थे ना, घूम घूम कर इनको लोक कथाएं सुनाया करते थे और उनका संकलन ले गए। और जो कथाएं होती थी ना वो परंपरागत और संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी। अ, कथाएं ऐसी होती थी जो संस्कृति की ना और जो चीजें हो रही थी उनकी एकदम सही तस्वीर पेश करती थी, तथा जो अपनी राष्ट्रीय पहचान है उसको ढूंढने में और अतीत का जो गौरव है उसका भाव पैदा करती थी, ये जो लोक कथाएं होती थी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे चिन्ह। चिन्ह जैसे कि झंडा, बंगाल में 1905 में क्या हुआ था ना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक सर्वप्रथम एक तिरंगा, यानी कि हरा पीला और लाल, जैसा आप अभी तिरंगा देखते हैं, हमारा स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ करता था। स्टार्टिंग में क्या था, हरा पीला और लाल था, जिसमें ना 8 कमल थे, ठीक है। और 1921 तक आते आते क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने ना सफेद, हरा और लाल रंग का एक और तिरंगा तैयार कर लिया था। कौन सा, पहले कौन सा था, हरा पीला लाल, और फिर बाद में सफेद, हरा और लाल, जो कि महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था, ठीक है।
और इतिहास की अगर पुनर्व्याख्या बात करें तो अभी तक हमने देखा 3 चीजें, अब हम देखते हैं चौथी, इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि जो राष्ट्र है ना, उसके प्रति अगर गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, ताकि जो भारतीय हैं वो गर्व का अनुभव कर सके, ताकि जो भारत का जो इतिहास है ना उसको अलग ही तरीके से पढ़ाया जाए और भारतीय जो है वो गर्व का अनुभव कर सके। तो ये चीजें जैसे कि चिन्ह, लोक कथाएं, इतिहास की पुनर्व्याख्या, चित्र वगैरह, ये क्या थी, चीजें थी जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न करी थी। ठीक है। और जैसे कि गीत वंदे मातरम, जो कि बहुत ही फेमस, अभी तक हमारा वंदे मातरम चूंकि हमारा राष्ट्रीय गीत बन गया है, वो भी एक ऐसा गीत बनकर उभरा जो जिसने लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगाई। और 1870 के दशक में जो बंकिम चंद्र जी थे, उन्होंने ये गीत लिखा था और मातृभूमि की स्तुति के रूप में उन्होंने ये गीत जो है बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया था। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो इस जो गीत था इसको बहुत ही गाया गया था। ठीक है, तो ये सभी चीजें थी जिन्होंने लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना को उत्पन्न किया था। अब हम कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपके बुक में अगर आप खोलेंगे तो साइड में एक बॉक्सेस बने होते हैं, वहां पर दिए हुए हैं। तो हम इनका मतलब समझते हैं, और जो कि आपके इस चैप्टर के दौरान भी आए थे ये सारे सभी वर्ड्स, तो इनका हम मतलब समझ लेते हैं। तो बहिष्कार, ये अभी तक हमने जो पढ़ा उससे ये अलग टॉपिक है, आप उसके साथ कंबाइन ना करें, ये गलती से काउंटिंग आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस वर्ड का मतलब क्या होता है। बहिष्कार, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी के साथ संपर्क रखने या फिर जुड़ने से इनकार करना, मतलब उसका बहिष्कार कर देना, मना कर देना, किसी भी तरह का संपर्क रखना या उसके साथ जुड़ने से मना कर देना, इनकार कर देना। ठीक है। और जो गतिविधियां हैं उसमें हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार इनकार कर देना, साथ बनाने के साथ साथ जो चीजें हैं उनको खरीदने से और उनका इस्तेमाल तक करने से मना कर देना। आमतौर पर ये जो विरोध था, ये आमतौर पर क्या था ना, ये एक विरोध का रूप होता था, और बेकार बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना, ये मतलब ये सारी चीजें जो हो रही थी ना कि वस्तु को खरीदना और जो बिना बेकार मतलब बिना पैसे दिए काम करवाना, परिश्रम करवाना, इन सभी का बहिष्कार करना, इनको मना कर देना, तो वो होता है बहिष्कार। बेसिकली किसी भी चीज को मना कर देना, इनकार कर देना, उसको अपनाने से, उसके साथ जुड़ने से, वो बहिष्कार कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है जबरन भर्ती। इस ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, इसमें ना अंग्रेज अंग्रेज जो थे वो भारत के लोगों को जबरदस्ती क्या करते थे, सेना में जबरदस्ती भर्ती कर देते थे, उन बिना उनके उनसे पूछे, बिना उनकी अनुमति लिए, वो जबरन मतलब जबरदस्ती, तुमको भर्ती होना है तो होना है, वो जबरन, अंग्रेजी जो शासन चल रहा था उस टाइम, वो भारत के लोगों को जबरन जो है वो सेना में भर्ती कर लेते थे। ठीक है। और ये हमारी भारत माता के चित्र है। स्टार्टिंग में हमारी भारत माता का चित्र कुछ इस प्रकार से दिखता था, और उसके बाद हमारी भारत माता का चित्र कुछ इस प्रकार से बना था। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे तिरंगे में भी देख सकते हैं, संतरी, सफेद और हरा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिरमिटिया मजदूर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो गिरमिटिया मजदूर वो होते थे ना, ये एक तरह से ना मजदूरों को क्या होता था कि फर्जी परमिट दे देते थे, अनुबंध दे देते थे, और उनको पता भी नहीं रहता था वो कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या काम करना, और उनको ना लेके जाया जाता था और जबरदस्ती गुलाम बनाकर उनको काम करवाया जाता था। तो होता यह है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान ना बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए, जैसे कि फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, और जिन्हें ना बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। उन्हें एक एग्रीमेंट यानी कि अनुबंध दिया गया था जिसके तहत ले जाया गया था, और बाद में इसी एग्रीमेंट को ना मजदूरों ने, ये जो एग्रीमेंट था इसी को गिरमिटिया कहने शुरू कर दिया, और जिससे ना आगे चलकर इन ये जो मजदूर थे उनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने इस एग्रीमेंट का नाम गिरमिटिया दे दिया। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ये गए थे, तो इसीलिए इस ये जो प्रोसेस चल रहा था, इसको जो मजदूर थे उसी चीज को इन्हीं मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा, जो गिरमिट यानी इस एग्रीमेंट के तहत गए थे। ठीक है। और अंग्रेजी में इन्हें ना अ, अंग्रेजी में इनको कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर। अब हम आगे देखते हैं एक और वर्ड जो कि आपने इस चैप्टर में बहुत बारी नोटिस किया होगा, पिकेटिंग। तो पिकेटिंग का मतलब क्या होता है?
प्रदर्शन का एक ऐसा तरीका जिसमें ना लोग किसी दुकान या फिर फैक्ट्री या फिर दफ्तर के बाहर भी और खड़े हो जाते हैं और जो भीतर जाने का जो रास्ता होता है ना उसको रोक लेते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था ना कि औरतों ने शराब की दुकानों में पिकेटिंग करने में भी हेल्प करी थी, भाग लिया था। तो पिकेटिंग का मतलब ही यही होता है कि किसी भी कोई भी दुकान या फैक्ट्री या फिर दफ्तर, उसके अंदर जाने का जो भी रास्ता होगा ना उसको रोक दिया जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उसी वर्ड को, उसी चीज को हम कहते हैं पिकेटिंग करना। ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी चीज ऐसी रह जाती है जो समझ में ना आई हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।